नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पार्टी एक बड़े परिवार की तरह है और इसमें सभी कार्यकर्ता संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं और संगठन का विस्तार हो रहा है। भट्ट ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी का एक मजबूत वैचारिक आधार है जिसके तहत संगठन सुचारू रूप से संचालित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के कई कार्यक्रम और प्रशिक्षण वर्ग लगातार चल रहे हैं जिनके माध्यम से कार्यकर्ता को सक्रिय और मजबूत किया जा रहा है। महामंत्री हैं महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश। हमारे लोग संतुष्ट हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये बड़ा परिवार है और बड़े परिवार को कैसे चलाया जाता है वो हमारी पार्टी का एक आंतरिक हमारा अपना वैचारिक अधिष्ठान होता है, उसके आधार पर हम काम करते हैं। हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं, हमने नए लोगों को जोड़ने कार्यक्रम भी चला रखा है, हमने नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम भी लिए हुए हैं, महिला मोर्चे कार्यक्रम अलग है, युवा मोर्चे अलग है। हमारे कार्यक्रम संख्या लगातार चलती है और इन कुछ बातों से हम कभी विचलित होने वाले नहीं होते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है और पार्टी लगातार बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का काम करती आई है। उन्होंने कहा कि अलग अलग चुनाव में बीजेपी ने बड़ी संख्या में महिलाओं को अवसर दिया है और कई जगहों पर महिला प्रत्याशियों ने जीत भी दर्ज कराई है। भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जहां कांग्रेस केवल दिखावा करती है वहीं बीजेपी ने जमीन पर महिलाओं को नेतृत्व देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर हर वर्ग और हर विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी महिलाओं को मजबूत प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। टिकट देती रही है, 35 टिकट हमने अभी तक अनेकों बार अलग अलग समय में हमने दिए हैं। ये ठीक है, कांग्रेस ने 35 दिए हैं लेकिन बीजेपी की बहनें ज़्यादा जीती हैं। भविष्य में निश्चित रूप से नेतृत्व जो बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में बहनें नेतृत्व के रूप में खड़ी हो रही हैं, तो हमारे दल के अंदर सब प्रकार की चिंता होती है। गैस सिलेंडर आपूर्ति को लेकर उठ रहे सवालों का बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही हैं कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर संकट के बावजूद भारत में स्थिति को संतुलित बनाए रखने की कोशिश की गई है और घरेलू गैस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दीप्ति रावत ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे और लोगों को राहत मिलती रहे। उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले समय में भी सरकार हर स्तर पर प्रयास करती रहेगी। ख्याल रखा जा रहा है, इसीलिए जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसके दाम 1 रुपया भी उसका दाम कतई बढ़े नहीं। तो जो कमर्शियल एक्टिविटी है उनके लिए तो बहुत सारी कमर्शियल चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि आजकल हमें सबको पता है कि किस प्रकार से सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में ये एक संकट का समय है और ऐसे समय में फिर भी अपने देश के नागरिकों को, अपने प्रदेश के नागरिकों को उस मुसीबत से और उस जो एक पूरा विश्व जिसको झेल रहा है उससे दूर रखना और उनको हर चीज़ सामान्य तौर पर ही मिलती रहे उसकी कोशिश करना, वो हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं और उन्होंने किया भी है। इसी कारण से जो हमारा डोमेस्टिक गैस का सिलेंडर है उसके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और आगे आने वाले समय में जैसे आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि उसमें भी कोई बढ़ोतरी होगी, लेकिन जैसा भी होगा हम सबके सामने आएगा। लेकिन केंद्र सरकार बहुत सजग है, वो किसी भी नागरिक को यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी हो कम से कम हो उसी की कोशिश करेंगे, कोई परेशानी ना हो उसी की सब कोशिश। महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रधानमंत्री मोदी को पोस्टर कार्ड भेजकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वर्तमान सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है। ज्योति रौतेला ने कहा है कि पूरे देश से महिलाएं पत्र लिखेंगी। उत्तराखंड से करीब 1 लाख महिलाएं पीएम को पत्र भेज रही हैं। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा है कि पीएम को पत्र लिखना अच्छी बात है, लेकिन फोटो में 5-6 महिलाएं ही दिखी हैं। लाखों पत्र की बात की गई है। दीप्ति रावत ने कहा है कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता अपनी भावनाएं पीएम को जरूर बताएं, लेकिन साथ ही अपने नेताओं को भी जरूर बताएं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने महिला बिल का विरोध किया था।
पूरे देश में 10 लाख महिलाएं और उत्तराखंड से हम लोग 1 लाख महिलाएं 1 लाख पोस्ट कार्ड यहाँ से भेजेंगे। आज हम ये प्रदेश कार्यालय से लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद ये कल जिलों में लॉन्च होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद हम लोग भाजपा मुख्यालय का घेराव 33% आरक्षण को लेके करेंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो 33% आरक्षण को लेके करेंगे। अगले 1 महीने पूरे महीने हमारा जो 33% आरक्षण की बात भाजपा सरकार कर रही है उसमें लोगों को जो भ्रमित करने का काम कर रही है, हम लोग उस पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ है। आज महिला आरक्षण आज से और अभी से लागू किया जाए। नहीं, अच्छी बात है, उनको लिखना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि कुछ ज्यादा महिलाएं लिखती। मैंने तो केवल लेकिन फोटो में 5 ही महिलाओं को देखा, शायद 5-6 ही थे जो पत्र लिख रहे थे। अब वो कितने लाख लिखेंगे वो बात की बात है, लेकिन अपनी जो व्यक्तिगत भावना है अगर उन्हें व्यक्त करना है प्रधानमंत्री जी को तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने पार्टी के नेता हैं उनको भी अपनी व्यक्तिगत राय और अपना मन की इच्छा बतानी चाहिए, क्योंकि उनके जो नेता हैं उन्होंने ही महिला बिल का विरोध किया है, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। तो सबसे पहले वो जब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रही हैं तो साथ में वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पत्र लिखे और उन्हें भी बताएं कि उन्हें आरक्षण चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि पार्टी के नई कार्यकारिणी का ऐलान जल्द किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी की सूची राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी जा चुकी है और उस पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया चल रही है। आगे गोदियाल ने कहा कि जैसे ही शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलती है नई टीम की घोषणा कर दी जाएगी। नई कार्यकारिणी के गठन से संगठन को मजबूती मिलेगी और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों को भी नई गति मिलेगी। मैंने कई बार कह चुका हूं कि हम सभी नेतागणों ने जो संभावित स्थितियां हैं, जो संभावित लोग हैं, वो लिस्ट पूरी हाईकमान को भेज दी है। हाईकमान पिछले 1.5 महीने से जो चुनाव चल रहे हैं राज्यों में, उन राज्यों के चुनाव में व्यस्त रहने के कारण वो अभी क्लियर नहीं हो पाया होगा, नहीं देख पाए होंगे, नहीं उसको क्लियर कर पाए होंगे, लेकिन जल्दी ही वो उसको क्लियर कर देंगे। मैंने कई बार कह चुका हूँ। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन गणेश गोदियाल जरूर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को सींचा है, मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं। वृक्ष मैंने उत्तराखंड में सींचा है अपने खून पसीने से, इसको मैं काटूं हो सकता है क्या? खाली मैंने कह दिया, मैंने कोई बात कह दी तो उसके लिए हल्ला मचा रहे हैं। उसमें कुछ तो कहना है तो मैं ये कह दो, ये ऐसा कभी सोच सकते हैं? पंडित नरेंद्र तिवारी और पंडित केसी पंजी जो दोनों मेरे पास आए थे जमरानी बात का, जब मैंने मुद्दा उठाया था तो उन्होंने कहा था कहाँ लग रहे हो, यहाँ आओ कांग्रेस में तुम्हें हम जिलाध्यक्ष बनाते हैं। तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि मुद्दे की बात करो, मुद्दे पे बात करने आए हो तो बात करो, नहीं छोड़ो। ये हो सकता है कि तुम बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाओ, ये कभी नहीं हो सकता कि बंशीधर भगत बीजेपी छोड़ के कहीं बाहर की सोचेगी। तो वास्तव में हुआ भी वही, एमडी तिवारी जी ने भी कांग्रेस छोड़ी और केसी पंत ने तो बकायदा ज्वाइन की और यहाँ से अपनी पत्नी को सांसद बनाया। तो ये भाजपा के हैं, भाजपा के संघ का हूं मैं, ऐसा मेरे बारे में सोचता इनकी गलतफहमी है। मुजफ्फरनगर कांड के मामले में सुनवाई को लेकर नैनीताल पहुंचे राज्य आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व सांसद महेंद्र भट्ट पाल और राज्य आंदोलनकारी रमन शाह समेत अन्य राज्य आंदोलनकारी शामिल हुए। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 से लेकर 2 मई तक लगभग 32 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है, जबकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान मौजूद है। ऐसे में उनकी मांग है कि एक विशेष अदालत बनाई जाए, सभी आरोपियों को तलब किया जाए और मामले का जल्द निपटारा भी किया जाए। वहीं उत्तराखंड आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का मुद्दा भी अब तक लंबित है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद भी आंदोलनकारियों की पहचान का कार्य पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों से सरकार केवल तारीख पर तारीख देती आ रही है। 2 महीने पहले विधानसभा घेराव के दौरान आंदोलनकारियों और गृह सचिव के बीच करीब 2 घंटे तक बात भी हुई थी। उस दौरान आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों के अंदर कैबिनेट में नया कानून और प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया।
तारीख पे तारीख जो हो रहा है उससे बहुत दुखी हैं और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसके लिए एक फास्ट ट्रैक का कोर्ट का गठन किया जाए जिससे कि डे टू डे इसकी सुनवाई हुई। मतलब अब 2 अक्टूबर 1994 से कोई 32 साल हो गए, इस पर कोई फैसला नहीं हो रहा। तो जब देश के अंदर एक प्रावधान है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का, लेट दे कंस्ट्रक्ट न्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड लेट दे मे डिसाइड एंड लेट दे मे कॉल ऑल द कल्प्रिट्स एंड लेट दे मे बी हैंग्ड, ये हम चाहते हैं। जो आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का सवाल है, अब 32 साल हो गए, 26 साल हो गए सन 2000 में 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, आज तक भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हो रहा। 10 साल से सरकार तारीख पे तारीख। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां इंडियन आर्मी की 418 इंडिपेंडेंट फील्ड कंपनी और सेवादार हेमकुंड साहिब पहुंच भी चुके हैं। अरदास के बाद गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के द्वार खोले भी गए हैं। अब टीम हेमकुंड साहिब में रहकर लगातार कार्य कर रही है और हेमकुंड साहिब से अटल कोटी ग्लेशियर तक ट्रैक चौड़ा करने का काम भी शुरू हो चुका है। यात्रियों के लिए मार्ग को सुरक्षित और सुगम भी बनाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु की अपार बख्शिश हुई है। आज भारतीय सेना व गुरुद्वारा का स्टाफ श्री हेमकुंड साहब में पहुंच गया। अरदास करने के उपरांत श्री हेमकुंड साहब जी के कवाड़ जो खोल दिए गए हैं। अब इससे एक बेनिफिट होगा कि पहले हर रोज आर्मी गागरिया गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहब का ट्रैक साफ करने जाती थी। वो 4-5 किलोमीटर का सफ़र, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। अब क्या होगा कि अब आर्मी और गुरुद्वारा स्टाफ श्री हेमकुंड साहब में ही स्टे करेंगे और जो 2 किलोमीटर का ट्रैक रह गया उसको जल्दी से जल्दी साफ करने की प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी। आशा करते हैं कि 23 मई से श्री हेमकुंड साहब की यात्रा खुलने जा रही है और उससे पहले भारतीय सेना यात्रा मार्ग को सुचारू रूप से संगतों के चलने के लिए तैयार कर देगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लोहाघाट में लगातार हो रहे देवदार के पेड़ों के अवैध कटान और वन तस्करों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और तीलू रोतेले पुरस्कार विजेता रीता गैतोड़ी ने खुद को देवदार के पेड़ से बांधकर चिपको आंदोलन शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले लोहाघाट के ग्राम सवा फोती में अज्ञात वन तस्करों की ओर से 4 से 5 देवदार के पेड़ काट डाले गए थे। 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वन तस्करों का पता नहीं चल पाया है। मामले में रीता गैतोड़ी ने बताया है कि वन क्षेत्र तस्करों की ओर से जगह जगह से बहुमूल्य देवदार के पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और वन विभाग की ओर से वन तस्करों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। पेड़ बचाओ, पेड़ हमारी अमूल्य निधि है, देवदार। मैंने अपने आप को पेड़ से इसीलिए बांधा है क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से पर्यावरण पर काम कर रही हूँ। मेरा जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन है कि जो लोग देवदार पेड़ को या अन्य पेड़ को क्षति पहुँचा रहे दोषियों को सख्त सजा दी जाए। मैं इसी तरह से अपने आप को बांधे रहूँगी, भले ही मेरी जान चले जाए। मैं पेड़ों को बचाने के लिए मेरा अंतिम प्रयास है, ये मेरा अंतिम प्रयास है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि पेड़ को बचाना है, उस दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में यात्रा मार्ग से लेकर धाम परिसर तक लगातार पुलिस सेवा भाव के साथ श्रद्धालुओं की मदद कर रही है। ताजा मामलों में असम से आए एक श्रद्धालु का भीमबली के पास छूटा बैग, इसमें आईफोन समेत कीमती सामान था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बरामद कर लौटाया है। वहीं मंदिर परिसर में भीड़ के बीच बिछड़े एक महिला और बच्चे को पुलिस ने तत्काल संरक्षण में लेकर भी मिलवाया है। इसके अलावा धाम क्षेत्र में गुम हुए मोबाइल और पर्स जैसे मामलों में भी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी और टीम वर्क के जरिए सामान बरामद कर श्रद्धालुओं को सौंपा है। हरिद्वार के भगवानपुर के तेलपुरा में 140 बीघा आम के बाग को उजाड़ने के बाद अब मंगलोर के अब्दुल कलाम चौक क्षेत्र में भी फलदार बागों को खत्म कर अवैध कॉलोनी बसाने का खेल शुरू हो गया है। सवाल यह है कि एचआरडीए और प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं?
आम के बागों को साफ कर अवैध कटिंग, अवैध प्लाटिंग की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता संरक्षण के चलते माफिया बेखौफ होकर पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रही है। यदि नियमों के विपरीत कार्रवाई विपरीत है, कोई भी भवन हो विपरीत है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार विगत माह भी रुड़की क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में और हरिद्वार क्षेत्र में जो अवैध लेआउट्स थे उनको तोड़ा भी गया है। जो इस प्रकार से विधि विरुद्ध निर्माण थे उनको सील भी किया गया है। रुड़की क्षेत्र में हमारा रुड़की ऑफिस है, कार्यालय है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो उनके द्वारा ये देखा जा रहा है और उस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई। पौड़ी में सतपुली थाने की पुलिस पर फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। जान देने से पहले एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने पुलिस पर मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। अब एसएसपी कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के सतपुली क्षेत्र में पुल के नीचे एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। युवक ने हेलमेट भी पहना हुआ था। प्राथमिक तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है। युवक का घटना से पहले एक वीडियो भी सामने आया है। युवक वीडियो में सतपुली थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से भी जवाब आया है। उसके उपरांत थाने की फोर्स जब मौके पर पहुंची तो पाया कि दंगलेश्वर पुल पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है। मृतक की पहचान पंकज कुमार सनोफ प्रकाश चंद के रूप में हुई। इस घटना के तुरंत बाद जो हमारी एफएसएल की यूनिट है वो मौके पर गई। पूरी घटना स्थल की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई और मृतक का पंचायतनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को कोटद्वार हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि मृतक ने मरने से पहले एक वीडियो के माध्यम से स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाए हैं। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरे द्वारा इसमें पूरी प्रकरण की जांच एडिशनल एसपी कोटद्वार को सौंपी गई है ताकि पूरी निष्पक्ष रूप से जो भी आरोप लगाए हैं उनकी जांच हो सके। पोस्टमार्टम भी हम लोग डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा करा रहे हैं और उसकी प्रॉपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी ताकि पूरी निष्पक्ष रूप से पूरी प्रक्रिया जो है वो कराई जा सके। इसमें अगर किसी का भी कोई दोष पाया जाता है तो उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा वो हम लोग करेंगे। जानकारी के मुताबिक मृतक की शिनाख्त पंकज कुमार निवासी रैतपुर सतपुली के रूप में हुई है। घटना ने नया मोड़ तब लिया जब युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में युवक ने सतपुली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक के परिजनों का कहना है कि युवक अपनी बाइक से बहुत प्यार करता था और बाइक चलाने का शौकीन भी था। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक की बाइक सीज कर दी और उसी वजह से वो लगातार मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसके चलते शायद उसने इस तरीके का कदम उठाया है। अभी एक्चुअल में मेरे को सुबह 5 बजे फ़ोन आया है यहाँ से कि कुछ इस तरीके की घटना हो गई है कि आप यहाँ पे आओ। हमें कुछ फ़ोन में बताया नहीं गया था कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से है ना। अब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि बच्चे के द्वारा क्या लगाई गई है, फांसी लगाई गई है। हमने मना किया कि हमने पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट नहीं देनी, शव नहीं देना। पुलिस हमें बहला फुसला के ज़बरदस्ती सतपुली के नाम पे बोल के हमें कोटद्वार आया, जो हमारा कोई थाना क्षेत्र नहीं पड़ता। एक्चुअल में दूसरा यहाँ पे शव दिखाने के साथ हमें बताया गया है कि क्या पता लड़के के माइंड में कुछ बात आई हो कि उसने सुसाइड किया हो, है ना, या उसने कुछ इस तरीके से वीडियो बनाया होगा। जबकि उसके सोशल मीडिया में जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसके थ्रू हमें नहीं लगता। उसने साफ साफ बताया गया कि थाना सतपुली थाना के अंतर्गत जो प्रभारी आते हैं उनके द्वारा मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी तुषार बोरा के अनुसार बीते दिन युवक नशे में धुत होकर इलाके में घूम रहा था और इस दौरान उसने एक बंगाली डॉक्टर को भी टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस ने युवक का चालान काटा और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस की प्रताड़ना की वजह से युवक ने ये खौफनाक कदम उठा लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल हमने 185 में भी चालान किया कि जो नशे की हालत में वो वाहन चला रहा था, जिसने एक्सीडेंट भी कर दिया था, जिसमें एक स्थानीय युवक की चोट भी लगी थी और इसके भी खुद ही चोट भी लग गई थी, जिसपे इसकी गाड़ी को तुरंत सीज करते हुए और इसको 185 में चालान किया गया, मेडिकल कराया गया और इसके परिजन के उसकी माता को और चाचा को मौके पे थाने पे बुलाकर इनके सुपुर्द में दिया गया था इसे।
देखिए, जो इसमें आप जो कहना चाह रहे हैं उस संबंध में हमने ऐसा कुछ है नहीं, प्रकाश में अभी तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसकी जो हर महिला के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश पर इसकी पैनल से मेडिकल कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। अगर कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे तो विधिक कार्रवाई लाई जाएगी। ये जब इनका इसके द्वारा जब इसकी बॉडी निकाली गई, इसकी शिनाख्त हुई तो इसके परिजन मौके पे आ गए थे, जिनकी इनकी माता जो द्वारा इस भी मना करा गया कि मैं बच्चे का किसी तरह का पोस्टमार्टम या आगे कार्रवाई नहीं कराना चाहती थी। लेकिन चूंकि मीडिया पे एक बात चल चुकी थी इस संबंध में कि एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ऐसे ऐसे पुलिस द्वारा किया गया, जिसको हम निष्पक्ष जांच करने हेतु इसका पैनल से मेडिकल कराना और या इसका पोस्टमार्टम कराना और वीडियोग्राफी करा के बहुत जरूरी था। गाँव ग्राम सभा देवडाली है, तो मैं इस खबर ये हमारे रिलेटिव में भी है, तो मेरे को एक खबर का पता चला, तो मैंने इनके चाचा जो है रोशन, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा यहाँ पर पीएम के लिए बॉडी आ रखी कोटद्वार, तो मैं आया। तो इसमें बात ये है कि जो पुलिस पे अभी जो मैं एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार जी का मैं वो देख रहा था इंटरव्यू, ये जो प्रेस जो उन्होंने वार्ता की इस मामले में, तो मैं एकदम देखा, मैं दिन में 1-1:30 बजे में वायरल हुआ खबर। तो इसमें बात ये है कि एक नया बच्चा 18 साल से ऊपर का है, वो 19 साल का लड़का है, उसको इतना मतलब ऐसा क्या हरासमेंट कर दिया गया है कि उसने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या के पुलिस का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपने किसके सुपुर्द किया, उसको घर वाले कौन थे, आपने थाने की जांच, उनके घर वालों की मांग है कि हमको थाने की रिपोर्ट दो। परिजनों का आरोप है तो पुलिस की सफाई है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद पंकज को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और घायल चिकित्सक और पंकज के बीच आपसी समझौता भी हो गया था, जिसमें किसी ने कानूनी कार्रवाई की इच्छा नहीं जाहिर की। फिलहाल पुलिस इस आत्महत्या के मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है, जिसमें युवक द्वारा लगाए गए आरोप भी शामिल हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।